बाजारों में एक उतार चढ़ाव का सेशन आप कह सकते हैं, जहां पर शुरुआती कारोबार तो बेहतर था, तेजी के साथ ही मार्केट्स की शुरुआत हुई। एक समय में निफ्टी ऑलमोस्ट 17,600 की दहलीज तक पहुंचा। इनफैक्ट 17,600 आज का इंट्राडे हाई भी है निफ्टी का, और वहां से मार्केट में एक सेल ऑफ शुरू हुआ, और सेल ऑफ सेकेंड हाफ तक आते आते दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी को लेकर गया। तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन आज कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट हाफ के अंदर जो स्टार थे उसमें मिड कैप स्मॉल कैप करीब 1.5% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज अच्छी बाइंग एक समय में निफ्टी बैंक में आ रही थी, करीब करीब 1.5% का उछाल, वहां पर भी 450 अंकों के आसपास की तेजी। जानकार मान भी रहे थे कि एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग वहां बनते हुए दिखाई पड़ेगी। मिड कैप की तेजी शायद कैरी फॉरवर्ड भी होगी। स्मॉल कैप में कई दिग्गज शेयर थे जो कि डबल डिजिट में चल रहे थे। आज रीसेंट लिस्टेड आईपीओ सारे मोर लेस 5 से 10% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में वो बिकवाली आई, उसमें कुछ हद तक फिजल आउट हुई चीजें। बिकवाली आई आईटी की तरफ से, मेजरली वहां से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। रिलायंस की तरफ से करीब करीब 1.5% बिकवाली वहां देखने को मिली। इसके अलावा आज प्रेशर था ऑटो स्पेस में भी, वहां पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली सभी ऑटो शेयरों में दबाव था। सेकंड हाफ में जो खबर मार्केट में चल रही थी वो थी जर्मन लॉकडाउन को लेकर, जिसको मार्केट्स ने कुछ हद तक भुनाने की कोशिश की, वो भी आज शायद इम्पैक्ट कर रही थी। जो लॉकडाउन की स्थितियां प्रिवेल हो रही हैं, पहले ऑस्ट्रिया में आया और उसके बाद जर्मनी में आ रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट शायद मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। इसीलिए सेकंड हाफ में और तेज बिकवाली थी। हैवी वेट्स में सेल ऑफ था। हैवी वेट्स के साथ साथ आईटी की हैवी वेट्स और ऑटो के हैवी वेट्स भी टूट रहे थे, जिसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल अभी भी जो हमारे साथ जानकार दिन भर में जुड़े थे उनका तो ये मानना है कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, आप तेजी ही मान के चलें। नियर टर्म में शायद कंसोलिडेशन मार्केट का बन चुका है, और जो हाल फिलहाल की बिकवाली थी वो शायद एक नियर टर्म बॉटम बना है। रुचित जैन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बात साफ की थी कि 17,200 17,250 ये वो जोन थे जहां से निफ्टी ने एक पुल बैक लिया है, और वही एक नियर टर्म बॉटम के तौर पर आप देखेंगे, जिसके बाद मार्केट में मूव आया है। आज वहीं से ही करीब करीब 400 अंकों के आसपास का मार्केट ऑलरेडी मूव दिखा चुका है इंट्राडेज में। अब हो सकता है ये थोड़ा सा और स्टेबलाइज हो, और क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन था तो एक्सपायरी के आधार पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये जरूरी इज आउट होगा। इवेंटफुल डे था, बहुत सारी खबरें आज भी क्रिप्टोज को लेकर। पिछले कल रात से ही ये न्यूज़ काफ़ी एक्टिव हुई है क्रिप्टो बैन को लेकर, तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा धीरे धीरे प्राइमरी मार्केट की तरफ फिजल आउट हो रही हैं चीज़ें। दिन भर भी न्यूज़ फ्लोज रहे हैं बने हुए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बढ़िया सेशन आज आप कह सकते हैं। हालांकि थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर मार्केट में रहा, लेकिन फिर भी ब्रॉडर बेस बाइंग में आपको आंकड़े एटलीस्ट तेजी की तरफ ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे को दिख रहा था वो तो शायद बीपीसीएल के ऊपर ही दिख रहा था। एक बार फिर से मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। मेजरली मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं उसमें पहला सवाल जो है वो है बीपीसीएल के ऊपर, और यहाँ पर जो सवाल है वो ये कि 440 का मौजूदा स्तर है, एवरेज करना ठीक होगा? सर 440 के भाव पे आप एवरेज फिलहाल तो एटलीस्ट ना करें, मतलब वेट एंड वॉच करें। कोई भी तेज़ी मिले तो वो कैप ही रहेगी। सरकारी कंपनियों के केस में आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी तेज़ी बिकवाली के लिए यूज़ की जा सकती है, ओएफएस के जरिए, स्टेक सेल के जरिए। आपने हाल में ही आईआरसीटीसी का केस भी देखा, एक तरफा तेज़ी दिखाई और ऊपर के लेवल पे ओएफएस, स्टेक सेल, स्प्लिट, इक्विटी डाइल्यूशन, ये सब आते ही रहते हैं, जिससे और ज़्यादा बाज़ार में शेयर आते हैं। तो उस तरह की चीज़ें मार्केट में होंगी तो ऑब्वियसली बात है फिर हायर लेवल पे बिकवाली सी थोड़ी सी आप मार्केट में आते हुए देखेंगे। बीपीसीएल के में सबसे बड़ा ट्रिगर तो इस कंपनी के मैनेजमेंट में फेरबदल की बातचीत की, कौन मैनेजमेंट नया आने वाला है, इन्वेस्टर होंगे कि नए ट्रेडर होंगे या नए मालिकाना हक चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है और उसके हिसाब से आपको कॉल लेनी होगी। तो बीपीसीएल में आप बने रहें वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन नई खरीदारी के लिए आपको एटलीस्ट इसके फंडामेंटल को दोबारा एक बार दोहराना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी का सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट, आईईएक्स और ट्राइडेंट करंट लेवल पे बाय लॉन्ग टर्म। लक्ष्मण जी एक चीज़ बड़ी कॉमन इन तीनों शेयरों में, आईडीएफसी फर्स्ट भी लोअर लेवल से काफ़ी चला, इससे कहीं ज़्यादा चला आईईएक्स और उससे कहीं ज़्यादा चला ट्राइडेंट, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा चले हुए शेयर हैं। तो पहली चीज़ तो ऐसी कोई कोशिश मत करें कि चलते हुए शेयरों को पकड़ें। चलती हुई बस, चलती हुई ट्रेन नहीं पकड़ते ना, वैसे ही चलते हुए शेयर ही मत पकड़िए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्क उनमें है उतना ही ज़्यादा रिस्क इनमें भी है कि आप फंस सकते हैं। बेटर यही है कि वो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो थमेंगे, कहीं ना कहीं उनकी स्थितियाँ क्लियर होंगी, वहाँ आप एंटर करिएगा। आईएक्स के केस में भी नीचे आने दीजिए, बढ़िया दाम मिलेगा, आप ज़रूर एंटर करिए, थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। ट्राइडेंट के केस में आप इक्विटी ज़रूर देखिए,
आज ही मैंने एक ट्वीट किया था कुछ देर पहले, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप होती थी इसकी एक साल पहले, आज 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 5 गुना से ज़्यादा ये शेयर चल चुका है, 550% चला है। कंपनी ठीक है, कैपेसिटीज़ अच्छी हैं, इनकी डिमांड अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन इक्विटी का साइज़ देखिए, 600 करोड़ शेयर है बाजार में इसके। इस तरह की इक्विटी साइज़ के साथ अगर कंपनी चल रही है तो इक्विटी डाइल्यूशन चांसेस बहुत होते हैं, रिस्क है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप हाँ रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपकी है काफ़ी और आप झेल सकते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट ईज आउट हो तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। और मार्केट में बज़ या रूमर्स हो कि ये 100 रुपये भी जा सकता है, लेकिन वो रूमर्स है, कोई कंफर्म खबर नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप ज़रूर इसमें अपनी रणनीति बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैन ऑन क्रिप्टो कैन अफेक्ट इक्विटी मार्केट्स। मयूर साहब, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में मैं इतना समझता हूँ कि अगर क्रिप्टो में बैन लगता है तो वैसे तो कोई प्योर बैन नहीं होगा, वो प्राइवेट क्रिप्टोज़ के ऊपर बैन की बात होगी। अगर प्राइवेट क्रिप्टोज़ में बैन होता है तो जो एफिलिएटेड क्रिप्टोज़ हैं उनके ऊपर तो काम चलेगा ही, तो वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी हट भी जाती है इंडिया में से तो भी इक्विटी के अंदर पैसा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी सो फार नहीं है। तो पहले क्लियर हो जाए सिचुएशन, उसके बाद समझना इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, एसेट क्लासेस लिमिटेड हैं, तो एक एसेट क्लास अगर बंद होता है तो दूसरे के अंदर ज़रूर जाता है पैसा, तो ऐसा हो सकता है और बेनिफिशियरी हो सकता है इक्विटी मार्केट्स के लिए, लेकिन डिपेंडिंग कि किस तरह के बैन्स आते हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और शुड आई एग्जिट SRF एंड IEX एंड एक्यूमुलेट पीडीलाइट फॉर लॉन्ग टर्म? सर अमन साहब, आपको प्रॉफिट कितना है मुझे नहीं पता SRF के केस में और IEX के केस में, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है दोनों के, तो आप अपने प्रॉफिट वाले शेयरों को छोड़ दीजिए और अपने कॉस्ट वाले शेयरों को निकाल लीजिए और उससे आप पीडीलाइट ले सकते हैं। तो उससे आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे और लिमिटेड पैसे में ही आपको 3 शेयर मिल जाएंगे। तो आप इस तरह की रणनीति रखेंगे तो शायद एक बार को ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए बने, तो आप उस हिसाब से अपनी कॉल लीजिए। SRF भी अच्छी कंपनी है, IEX भी अच्छी कंपनी है और पीडीलाइट भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो तीनों कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन लिमिटेड पैसे में इसको आप ऐसे ट्रैक कर सकते हैं। नया निवेश करना चाहते हैं तो पीडीलाइट बहुत अच्छी कंपनी है, आप जरूर निवेश करिए। ओके, लेटेंट व्यू, लॉन्ग टर्म व्यू एंड गुड बाइंग लेवल। रॉकी साहब, गुड बाइंग लेवल तो अभी नहीं पता, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो लिस्ट हुआ है और लगातार 2 दिन से तेज़ी, आज भी अपर सर्किट लग गया, तो नीचे झटका दे किसी दिन बाजार के किसी फॉल में तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेटेंट कंपनी ठीक है, मैनेजमेंट से हमारी कल परसों में बात हो रही थी और उनका भी मानना है कि क्लाइंटेल अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन 37% के है, लेकिन उन्होंने खुद जेन्युइनली ये बात बोली कि 37 एग्जॉर्बिडेंटली थोड़े हाई हैं, वो शायद 29-30 की रेंज में कहीं आकर सेटल होंगे गोइंग फॉरवर्ड अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो IT स्पेस की कंपनी है, इक्विटी शेयर छोटा है और मतलब इक्विटी साइज़ छोटा है, प्रीमियम मतलब छोटा IPO कम प्राइस पर आया, मतलब अकॉर्डिंगली उतना प्राइस नहीं है, उतना इक्विटी साइज़ नहीं है, तो शायद इसमें मूव आता हुआ दिखाई पड़े। जो तेज़ी है वो शायद आगे भी जारी रहे, तो नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन डिपेंड आप एंटर कहाँ करते हैं और उसके हिसाब से आपको कॉल लेनी होगी, कितना टाइम आप इसको होल्ड करते हैं। स्मॉल कैप QSR स्टॉक में बेस्ट कौन सा है एक्सेप्ट जुबिलेंट? ऐसा कोई QSR स्टॉक बोलिए जो जुबिलेंट जैसा रिटर्न दे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। शुभजीत साहब, एक बहुत बेसिक सवाल बताइए, आप खुद ही समझिए। मतलब मैंने 2010 में पहली बार जुबिलेंट को ट्रैक किया था और 2010 में पहली बार जुबिलेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ सोची थी। उसकी वजह थी कि उस समय पर डोमिनोज के पिज़्ज़ा के स्टोर जिस तरह वो एक्सपैंड कर रहे थे कोई नहीं कर पा रहा था, और उस समय पिज़्ज़ा हट का डोमिनेंस होता था और उन्होंने उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, तब जाके वो जुबिलेंट बना था। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी नाम आता है जो उस तरह का डोमिनेंस रखता है तो आप ज़रूर उसको ले लीजिए, कोई भी XYZ, चाहे आप देवयानी देख लीजिए, चाहे आप वेस्ट लाइफ देख लीजिए, चाहे आप सफ़ायर फूड देख लीजिए, चाहे आप इवन डाबर देख लीजिए। डाबर का सबवे है, लेकिन वो सबवे उनके अंडर में नहीं आता, किसी और कंपनी के अंडर में आता है। इस तरह की कोई भी QSR कंपनी देख लीजिए, उस तरह का डोमिनेंस है क्या किसी का जो जुबिलेंट का डोमिनोस ओन करता है? आपके खुद ही के मन में पिज़्ज़ा मतलब डोमिनोस होता है। आप खुद कभी सोचिए कि आपको अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो आपके सामने किसका दिमाग में नाम आता है? अगर ऐसा कोई लिस्टेड प्लेयर है आप ज़रूर एंटर करिए, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब तक और किसी स्पेस में, चाहे बर्गर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हार्ड कैसल और वेस्ट लाइफ, 2 कंपनियां हैं जो कि मैकडोनल्ड के बर्गर बेचती हैं इंडिया में, और सेम पिज़्ज़ा हट में सफ़ायर फूड और देवयानी दोनों बेचती हैं। एक मत नहीं है। जुबिलेंट फूड के केस में डोमिनोज से जितने स्टोर पर इंडिया में है वो सिर्फ जुबिलेंट फूड के पास है, डंकिन डोनट के सारे स्टोर जुबिलेंट फूड के पास है। तो इस तरह की डोमिनेंस किसी के पास है तो आप ज़रूर जाइए। और रही बात स्मॉल कैप की, मिड कैप की, लार्ज कैप की,
स्मॉल कैप के लार्ज कैप बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही मुश्किल है जितनी लार्ज कैप के लार्ज कैप में बने रहने की है। तो ये मत सोचिए कि ये चीज़ महंगी है। 800 रुपये पे भी जुबिलेंट फूड बहुत महंगा था, और जब IPO आया था बिलीव मी तब भी ये बहुत महंगा था। 30 के मल्टीपल पे होता था उस समय, 300 रुपये का इशू प्राइस था। तो उस समय भी बहुत महंगा दिखता था। तो आप महंगे के चक्कर में मत पड़े। अगर आपको उसका प्रोडक्ट समझ में आता है और अगर आपको लगता है कि वो कंपनी अच्छी है तो आप उसमें जा सकते हैं। वो आगे भी ग्रोथ रहेगी। आगे चल के सिनेरियो बदलता है, कोई ऐसा प्लेयर बनता है तो आप ज़रूर उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ओके, आज का फॉल ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस वर्ल्ड वाइड या कोई और रीजन? इट इज़ अ ब्लैक रॉक आर्टिकल टू इन्वेस्ट इन चाइना मार्केट इंस्टेड ऑफ इंडिया। अग्रवाल साहब, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कुछ नहीं, आज एक्सपायरी थी इसलिए उतार चढ़ाव था, थोड़ी अनवाइंडिंग। फर्स्ट हाफ में जो कवरिंग थी वो अनवाइंड हुई है सेकेंड हाफ में मेजरली। चाइना ये लॉकडाउन लग रहे हैं, सबको पता है, और पिछले कई दिन से लग रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि बाजार में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता। वैल्यूएशन महंगे हैं, आपको पता है। आपको ये भी पता है क्रिप्टो करेंसीज किस तरह एक्टिव हो चुकी हैं। आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लग रहे हैं, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी ओवर हीटेड है, सब कुछ क्लीन था। लेकिन बाजार तेज़ी में था तो कुछ नहीं दिख रहा था। अब बाजार मंदी में तो सब दिख रहा है। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, बाजार अपनी ही चाल चलता है। रीज़न हम उससे अटैच करते हैं। बेटर यही कि आप बाजार में इंडिविजुअल स्टॉक को देखिए जो अच्छे दामों पर अवेलेबल हो रहे हैं, उनको आप लेते चलिए। कुछ दिन बाद वो घूम घाम के ऊपर आ जाते हैं, तो उन शेयरों को पकड़ते चलिए जो बढ़िया दाम पर अवेलेबल है। इंडेक्स को मत देखिए, इंडेक्स में सिर्फ ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी वहाँ पर मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये सवाल कल छूट गया था मुझसे। P of Tata Steel and JSPL is in single digit. Should we add them in portfolio now? मलिक साहब, टाटा स्टील, JSPL या कोई भी मेटल कंपनी, उनके लिए बहुत क्रूशियल है उनके कारोबार की स्टेबिलिटी, कैपेसिटी, डिमांड, प्राइसेस। अब ये चारों में अंतर, चारों कैसे समझेंगे आप? सिंगल पी से आप उसको जज मत करिए। अगर सिंगल पी देखना है तो आपको देखिए जिंदल 100 को, आप देखिए वेल्सपन कॉर्प को, आप देखिए महाराष्ट्र सीमलेस को। इनके सिंगल पी चले आ रहे हैं बहुत समय से, और बहुत अच्छी कंपनियां ख़राब भी नहीं है, लेकिन शेयर नहीं चलते इतना, ये सिंगल पी उसके बावजूद भी। JSPL केस में उन्होंने कैपेसिटीज़ ऐड की हैं, डेट है, डेट को ईज आउट कर रहे हैं, 2 क्वार्टर से लगातार बोल रहे हैं, और शायद वो FY22 सेकंड हाफ तक आते आते, FY23 सेकंड हाफ तक आते आते डेट फ्री भी हो जाए। टाटा स्टील केस में भी उन्होंने बात साफ किया हुआ है कि उनका यूरोपियन लॉसेज जो है वो ईज आउट हो रहे हैं और रियलाइजेशन अच्छे हैं। लेकिन ये नंबर इनके हर साल ऐसे नहीं आते हैं। ये 3 क्वार्टर बेटर आएंगे या 2 क्वार्टर बेटर आएंगे, 1 क्वार्टर कमज़ोर हो जाएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि इनके प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्टील की डिमांड अच्छी है, प्राइस बढ़ा हुआ है, तो रियलाइजेशन अच्छा है, सब कुछ ठीक है। स्टील की डिमांड कमज़ोर है, प्राइसेस कमज़ोर है, रियलाइजेशन ख़राब है, नंबर ख़राब है। कैपेसिटी ज़्यादा है इनकी, सप्लाई उतनी, डिमांड उतनी आती है कि नहीं आती, प्लस इतना डेट ले रखा है, उसको चुका पाते हैं कि नहीं चुका पाते हैं। आप ये चीज़ ना भूलें कि कोविड टाइम से लेके अब तक इंटरेस्ट रेट अपने बेयर मिनिमम लोज पर है, इसलिए हर कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम आ रही है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा, इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट वापस बढ़ जाएगी, जो इनके मार्जिन को और प्रेशर में डालेगी, मुनाफा और हिट करेगी। तो ये कुछ चीज़ें इनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कंपनियां दोनों सही हैं, लेकिन सिंगल पी के चक्कर में मत पड़िए, वरना सिंगल पी में वो ज़्यादा बेटर है जो मैंने नाम आपको गिनाया है। ओके, पॉलिसी बाजार फॉर लॉन्ग टर्म अवॉइड करिए सर, सिंपल। भावेश जी का सवाल, हिंदुस्तान जिंक। भावेश जी, जो कंपनी अगर आप उदयपुर कभी गए होंगे तो आप कभी वहाँ जाइएगा, इनका बहुत बढ़िया प्लांट भी है। एक तो पहली चीज़, ये कंपनी सिल्वर की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इंडिया में, 80% इंडिया की सिल्वर इनके पास ही है जहाँ से आती है। बाकी कमोडिटीज़ में भी बहुत एग्रेसिव हैं। वेदांता ग्रुप की कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, और डिविडेंड बहुत अच्छा करती है। इसमें एक ही फ्लॉ है कि इसमें बाल्को का स्टेक है। बाल्को यानी कि वो सरकारी स्टेक है 25% के आसपास, जो बेचने की बातचीत हो रही है, जो वेदांता खरीद भी लेगा तो कल, वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इस ग्रुप के स्टॉक में वेदांता स्टरलाइट जब था तब उसने बहुत बड़ा रिटर्न दिया, उसके बाद से ग्रुप चलता नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है इसमें। तो आप अगर है आपके पास तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नई खरीदारी के लिए आप और विकल्पों को तलाश लीजिए, बहुत अच्छे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विल मार्केट गो डाउन, विच इज़ बेस्ट एम कैफ शेयर? सुबिन साहब, ये तो मतलब समय ही बताएगा कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, कभी ना कभी नीचे आएगा और कभी ना कभी ऊपर भी जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आज नीचे आएगा कल ऊपर आ जाएगा। वो छोड़ दीजिए कि बाजार ऊपर कहाँ जाएगा और बाजार नीचे कहाँ जाएगा। मिड कैप ये क्रूशियल पार्ट है आपका। तो मिड कैप में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे दाम पर अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे 170 रुपये पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक ठीक ठाक कंपनी थी। मिसाल के तौर पे टाटा कम्युनिकेशन फिलहाल के स्तरों पर ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप सीमेंट स्पेस में देखना चाह रहे हैं तो जेके सीमेंट एक अच्छी कंपनी है, अगर नीचे मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक है। IX अभी थोड़ा महंगा है, लेकिन नीचे मिल जाए तो वो भी बुरी नहीं है।
उसके अलावा सीजी पावर दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है, अगर नीचे का झटका दे तो बहुत अच्छी बात है, उसे भी आप ले सकते हैं। लाइकवाइज बहुत सारे मिड कैप हैं, इनफैक्ट 3i इन्फोटेक पे मैं देख रहा था, वो भी ठीक ठाक कंपनी हो चुकी है पहले कंपैरिजन में। 2 तारीख को एक डेट पेमेंट है उनका, तो यहाँ सिचुएशन बेटर हो रही है, इनको आप तलाश सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और ले लेता हूँ, लास्ट सवाल। एक सवाल है अंश जी का, L&T फाइनेंस होल्डिंग, IOC एंड NMDC। सर NMDC कैश रिच है, नीचे के दाम पर बढ़िया है, डिविडेंड यील्ड मिलता है, अभी नहीं। IOC OMC स्पेस में सबसे अच्छा BPCL है, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट मालिकाना हक बदल सकता है कभी ना कभी। और तीसरा आपने पूछा बजाज फाइनेंस नहीं, L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस को आप अवॉइड करें। L&T ग्रुप में आप जाना चाहते हैं, तीनों IT कंपनियां बेस्ट हैं, उनके साथ जाइए। L&T फाइनेंस में इक्विटी साइज थोड़ा बड़ा है, शायद इसलिए कंसर्न दिखता है, वैसे चलता कम ही है ये शेयर, लेकिन अगर आप में पेशेंस है तो आप जरूर इसको लेकर रख सकते हैं। अच्छा, बजाज फाइनेंस कम इन प्योर बैंकिंग, देन विल इट अफेक्ट HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। मधुर साहब, थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा आपको? HDFC बैंक की ब्रांचेस देखिए, ICICI बैंक की ब्रांचेस देखिए, बजाज फाइनेंस की ब्रांचेस बनाने में कितना समय लगेगा। जैसे ये वैसे ही ऐसे ग्रासिम पेंट में आ रहा है, तो एशियन पेंट पे इम्पैक्ट आएगा, कितने दिन में आएगा, कब तक कैपेसिटी पूरी होगी, कब वो लॉन्च करेंगी, कब वो बिकेगा और कब वो बड़ा होगा, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो जब होगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही दोनों डोमिनेंट है, HDFC बैंक और ICICI बैंक। और अगर बजाज फाइनेंस बैंक्स में आता है तो उनको भी चिंता होगी ना हम लोगों से ज़्यादा, तो वो भी देखेंगे कैसे उसको सुपरसीड करना है। तो दोनों ही टू बिग टू फेल है, उसके बारे में आप टेंशन अभी ना लें। अब बजाज फाइनेंस के एज ऑफ नाउ तो भी कोई बैंकिंग लाइसेंस मिला भी नहीं है, तो जब आएगा तब की तब स्थिति देखी जाएगी। चलिए, फिलहाल इसी नोट के साथ अब मैं मार्केट पंचनामा को ही समेटूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का।